नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि ये काम कैसे करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन की। हमारे खाने को ताज़ा रखने से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चलाने तक ये हर जगह है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। अच्छा, एक बात तो सबने सोची होगी है ना कि फ्रिज अंदर से तो इतना ठंडा होता है, पर उसके पीछे से हमेशा गर्म हवा क्यों आती है? अंदर ठंडा, बाहर गर्म। ये जो पहेली है ना, बस इसी में रेफ्रिजरेशन का सारा राज छिपा है। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर होता है। असल में फ्रिज या एसी कोई ठंडक बनाते नहीं हैं, कोई जादू नहीं है वहां। उनका काम बस इतना है कि वो एक जगह से गर्मी को उठाते हैं और दूसरी जगह फेंक देते हैं, बिल्कुल एक हीट पंप की तरह। तो सवाल ये है कि गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ये जादू आखिर होता कैसे है? ये कोई जादू वादू नहीं है, ये तो साइंस का एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत है जो थर्मोडायनामिक्स के नियमों पर चलता है। अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो वो भी यही कहती है, रेफ्रिजरेशन का मतलब है किसी एक जगह से गर्मी को लगातार हटाते रहना ताकि वो जगह अपने आसपास के माहौल से ज्यादा ठंडी बनी रहे। तो मेन पॉइंट क्या हुआ? गर्मी हटाना, ठंडक बनाना नहीं। देखिए, कुदरत का एक सीधा सा नियम है, गर्मी हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ भागती है ना? अब अगर हमें इसका उल्टा करना हो, मतलब ठंडी जगह से गर्मी खींचकर उसे और गर्म जगह पर फेंकना हो, तो जोर लगाना पड़ेगा, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी को हम कहते हैं बाहरी काम या वर्क इनपुट। और यही वो काम है जो हमारे फ्रिज का कंप्रेसर बिजली खाकर करता है। तो ये जो एनर्जी लगाने वाला काम है, ये एक लगातार चलने वाले साइकिल में होता है। इस साइकिल को कहते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल। चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया के जो 4 मेन स्टेप्स हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं: इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, फिर कंप्रेशन यानी संपीड़न, उसके बाद कंडेंसेशन यानी संघनन, और आखिर में एक्सपेंशन यानी विस्तार। इस पूरे साइकिल में एक हीरो होता है, एक खास तरह का लिक्विड जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। यही वो चीज है जो गर्मी का ट्रांसपोर्टर बनता है। वैसे एक बात और, सही रेफ्रिजरेंट चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ पुराने टाइप के रेफ्रिजरेंट्स हमारे पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह होते हैं। तो चलो अब जरा फ्रिज के अंदर झांक कर देखते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है और इस साइकिल को कैसे पूरा करता है। कहानी की शुरुआत होती है इवेपोरेटर से। ये वही ठंडी कॉइल्स हैं जो फ्रिज के अंदर होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, एकदम ठंडा लो प्रेशर वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है और अंदर रखे खाने पीने के सामान की गर्मी को एक स्पंज की तरह सोख लेता है। और जैसे ही ये गर्मी को सोखता है, ये उबलने लगता है और भाप मतलब गैस में बदल जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है बस ठंडक। अब ये गर्मी से भरी हुई गैस पहुंचती है कंप्रेसर तक। कंप्रेसर को इस पूरे सिस्टम का दिल समझ लीजिए। इसका काम है इस गैस को पकड़कर जोर से दबाना, बिल्कुल निचोड़ देना। और इस दबाव की वजह से गैस का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही जबरदस्त तरीके से बढ़ जाते हैं। यही है वो काम जिसके लिए फ्रिज बिजली लेता है। इसके बाद ये सुपर हॉट हाई प्रेशर गैस जाती है कंडेंसर में। ये कंडेंसर वही जाली जैसी कॉइल्स होती हैं जो फ्रिज के पीछे लगी होती हैं। यहाँ पहुंचकर ये गैस अपनी सारी गर्मी बाहर फेंक देती है। कौन सी गर्मी? एक तो वो जो उसने फ्रिज के अंदर से उठाई थी, और दूसरी वो जो कंप्रेसर ने उसे दबाकर पैदा की। ये सारी गर्मी कमरे की हवा में चली जाती है और गर्मी छोड़ते ही ये गैस वापस लिक्विड बन जाती है। और हाँ, इसी वजह से तो फ्रिज के पीछे हाथ लगाने पर वो गर्म लगता है। और अब आता है आखिरी स्टेप। ये हाई प्रेशर वाला लिक्विड एक बहुत ही पतले वॉल्व से गुजरता है, जिसे एक्सपेंशन वॉल्व कहते हैं। और जैसे ही ये इस वॉल्व से फुहार बनकर बाहर निकलता है, इसका प्रेशर धड़ाम से नीचे गिर जाता है और ये एकदम बर्फीला ठंडा हो जाता है। अब ये फिर से तैयार है इवेपोरेटर में जाकर गर्मी सोखने के लिए। और बस ये साइकिल ऐसे ही घूमता रहता है, घूमता रहता है। और कमाल की बात पता है क्या है? ये जो पूरा सिद्धांत है ना, ये सिर्फ हमारे किचन के फ्रिज तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल यही प्रोसेस हमारे घरों और गाड़ियों के एसी में काम करता है। यही प्रोसेस उन मेडिकल फ्रीजर्स में है जहां वैक्सीन रखी जाती हैं। और तो और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के जो सर्वर होते हैं, उनको ठंडा रखने का काम भी यही टेक्नोलॉजी करती है। पर एक सवाल है, क्या सारे कूलिंग सिस्टम्स बराबर काम करते हैं?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी एफिशिएंसी मतलब उनकी काबिलियत इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी बिजली खर्च करके कितनी ज्यादा गर्मी हटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एफिशिएंसी को नापते कैसे हैं। किसी भी कूलिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को नापने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या शॉर्ट में COP। एकदम आसान भाषा में समझें तो ये बस ये बताता है कि 1 यूनिट बिजली खर्च करने पर सिस्टम ने कितनी यूनिट गर्मी बाहर फेंकी। तो सीधा सा हिसाब है, COP का नंबर जितना ज्यादा होगा, सिस्टम उतना ही बेहतर और एफिशिएंट होगा। अब किसी सिस्टम का COP कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे बाहर का मौसम कितना गर्म है और अंदर कितना ठंडा रखना है। सिंपल सी बात है, इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच का अंतर जितना ज्यादा होगा, कंप्रेसर को उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जाहिर है बिजली का बिल भी उतना ही ज्यादा आएगा। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये पूरी टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, पर चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और ये देखते हैं कि इसका हमारी जिंदगी और हमारी इंडस्ट्रीज पर असर कितना गहरा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डेयरी इंडस्ट्री। सोचकर देखिए, दूध को खेत से प्लांट तक ठंडा रखना, फिर उससे मक्खन और आइसक्रीम बनाना, उसे ठंडे गोदामों में स्टोर करना और फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में भरकर दुकानों तक पहुंचाना। ये जो पूरी कोल्ड चेन है ना, इसकी हर एक कड़ी रेफ्रिजरेशन पर टिकी है। इसके बिना तो आज की मॉडर्न फूड इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये सब बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। हमारी दुनिया लगातार गर्म हो रही है और ठंडी जगहों की हमारी ज़रूरतें भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऐसे में इस पूरी कूलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट और पर्यावरण के लिए सुरक्षित कैसे बनाया जाए, ये आज हमारे सामने सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।